ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिला, तुमने मेरा काँटों से भरा रास्ता नहीं देखा है। ये शेर आज सक्षम जी पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। पहला अटेम्प्ट और बेहतरीन प्रदर्शन या यूँ कहें सीधे डीएसपी की कुर्सी तक पहुँचने का सफ़र शुरू हो गया। सबसे पहले क्लिक दर्शन पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। काफ़ी खुशी मिलती है कि एक तो युवा हो, कम उम्र के हों और जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया में चारों तरफ भटकाव और अंधकार का युग चल रहा हो और उस बीच में आप पहले ही अटेम्प्ट में बाजी मार लें, तो लगता है कि सफलता काफ़ी प्रामाणिक है, काफ़ी वस्तुनिष्ठ है और बिल्कुल जो है एक तरीके से चर्चा के योग्य है। सर, एक ही लाइन बोलूँगा, थोड़ा फ़िल्मी साउंड करेगा बट इट्स गॉड्स प्लान क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई करना, इसमें सिर्फ़ आपकी मेहनत या हार्ड वर्क नहीं होता बट बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे फंक्शन कर रही होती है। फ़ेथ, ऊपर वाले पर फ़ेथ, मम्मी-पापा का सपोर्ट, कुछ चंद जो दोस्त होते हैं, उनका कंटीन्यूअसली फ़ेथ और बिलीफ, ये सब शायद पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सही समय पर सही जगह पहुँच पाते हो। आपकी आँखों में एक मैं चमक महसूस कर पा रहा हूँ, एक सफलता की खुशी और कहा जाता है एक कवि ने भी कहा है कि सफलता के मतलब असफलता में कौन सोता है लेकिन सफलता के दिन नींद किसे आती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से आप सफल हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे और आपकी रणनीति किस तरह की थी जो आपने पहले ही प्रयास में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया? सर, मैं शायद खुश ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि सुकून ज़्यादा है। क्योंकि सर ये भले ही मेरा पहला प्रयास था बट इसके पहले मैंने डिफेंस सर्विसेज़ की बहुत बार अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैंने टोटल 8 बार एसएसबीज़ दी हैं और 8 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। तो इस जर्नी के दौरान मैंने ये सीख लिया कि बस हारना नहीं है, सही समय आएगा और आपको सही चीज़ मिलेगा और ये सभी पर एप्लीकेबल है। सर, जहाँ तक रही बात रणनीति की, तो मैं कभी भी गाइड करने में बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हर किसी का स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सर, जिस तरीके से अगर मैं क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जो लेजेंड्स हैं, विराट कोहली या एमएस धोनी, दोनों के खेलने के स्टाइल्स अलग हैं। दे कैन नॉट कॉपी ईच अदर्स स्ट्रैटेजी। तो मैं बस अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ अगर पर्सनल लेवल पे, जो इनसे कनेक्ट कर पाए वो इसे फॉलो करे, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो सर मैंने एंटायरली, चूँकि ये सर्विसेज़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं अपीयर कर रहा था, तो मैंने एडुटेरिया पर ब्लाइंड फेथ दिखाया फॉर मेन्स आंसर राइटिंग। क्योंकि मेन्स आंसर राइटिंग का मुझे एम भी नहीं पता था स्टार्टिंग में और कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, कैसे रफ वर्क करना है, किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है अपने आंसर को और टाइम मैनेजमेंट करना है, रेगुलर मॉक्स, रेगुलर क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हुए थे उसके थ्रू काफ़ी मदद हुआ। तो मैंने एंटायरली एडुटेरिया पर ट्रस्ट दिखाया। उन्होंने जो-जो चीज़ें जो टीचर्स ने कही बस उसको फॉलो करता रहा बिना कुछ सोचे-समझे, बिना कुछ डाउट किए और इवेंचुअली ये कब हो गया पता भी नहीं चला मेंस, और कब इंटरव्यू भी हो गया देखते-देखते नहीं पता चला। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चारों तरफ अंधकार की दुनिया एक तरीके से होता है उन परिस्थितियों के बीच आपने एडुटेरिया को एक अपना लक्ष्य बनाया और उन्होंने जिस तरह से मार्गदर्शन किया, आप उनको फ़ॉलो करते लगातार आगे बढ़ते गए। एक और भी चीज़ था जो मैंने स्ट्रैटेजी में मिस कर दिया सर, बुक रीडिंग के बारे में। सर, ये कॉमन क्वेश्चन है जो आप शायद पूछने वाले थे, अभी पूछते ही कि बुक्स रीडिंग क्या किया आपने या न्यूज़पेपर। सर, चूँकि मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैंने एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीटली कभी नहीं पढ़ा आज तक, ना ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। बट मैंने सर, मेरे एक सर थे बहुत पहले, मैं जब 12th में था, वो कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करो। आप 70% सिलेबस को 100% कवर करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कोर करके रिज़ल्ट चाहिए। तो इसलिए सर मैंने शायद मुझे ऑडियो विजुअल फॉर्म में पढ़ने का ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बुक्स बहुत देर तक नहीं पढ़ पाता हूँ। ऑडियो विजुअल्स में मैं जल्दी ग्रैस्प करता हूँ, जल्दी समझता हूँ। तो सर इसीलिए मैंने कोचिंग पे फुल फेथ दिखाया। सर, शायद सबसे पहला लेवल होता है किसी भी प्रिपरेशन का कि आप कोचिंग बहुत सही चुनें, अगर आप कोचिंग की तरफ जा रहे हैं तो। क्योंकि फिर आपको अगर एक बार आपने चुन लिया तो फिर आपको ब्लाइंड फेथ दिखाना होगा। अदरवाइज़ अगर आप डाउट करते रहोगे तो फिर आप इट इज़ लाइक सेलिंग 2 बोट्स एट अ टाइम और फिर शायद चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो आपका माध्यम कौन-सा था? अंग्रेजी था या हिंदी था? सर, इंग्लिश मीडियम था मेरा। इंग्लिश मीडियम था। तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू का जो ये जो सफ़र है 3 चरण का, तो तीनों की तैयारी एक साथ करते गए या फिर समय के साथ अपनी रणनीति में बदलाव सर, करते गए? बिल्कुल समय के साथ, मतलब वो चीज़ था कि बस प्रेज़ेंट में रह रहा हूँ। सर, मैंने मई 2024 में तैयारी शुरू की। हमारे पास सिर्फ 6 महीने थे प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने सिर्फ प्रीलिम्स किया। उसके बाद जैसे ही क्वालीफाई हुआ, 3 एंड अ हाफ मंथ्स थे हमारे पास मेंस के लिए और मुझे लगता है ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ना ज़्यादा है, ना कम है, प्रोवाइडेड कि आप सिर्फ इस चीज़ में लगे हो। तो सर मैंने 3 एंड अ हाफ मंथ्स में सिर्फ मेंस किया। उसके बाद सर फिर इंटरव्यू के समय जब इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया, तो उसके बाद मैंने कुछ मॉक्स दिए। तो सर जैसे-जैसे स्टेजेस आते गए, वैसे-वैसे मैंने उस स्टेजेस को टैकल किया अकॉर्डिंगली। देखिए एक पीटी पे पर्टिकुलर मैं पूछ लूँ जैसे 150 प्रश्न आते हैं तो पीटी के लिए ऐसा कौन-सा रणनीति हो क्योंकि
अनिश्चितताओं से भरा हुआ एक परीक्षा है, खास करके पीटी को अगर कहा जाए। मेंस तो एक सेलेक्टिव है, अगर आपका आंसर राइटिंग अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छा है, लेकिन पीटी थोड़ा-सा अनिश्चितताओं का एक सफ़र है, तो उसपे आप क्या सर मैं एक बहुत इसमें एक जनरलाइज़्ड स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा क्योंकि पीटी में भी किसी बंदे के हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो किसी का शायद पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो। बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कट ऑफ क्वालीफाई करें क्योंकि इसके मार्क्स तो मेरिट में जुड़ते नहीं है। तो किसी को भी बस ट्रेंड एनालाइज़ करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं और मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक है, शायद इतने समय में कवर ना हो पाए, बट ये सब्जेक्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कवर हो सकता है, इसे मैं स्कोर बढ़ा सकता हूँ। तो उस अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर करें, ना कि वो 100% के लिए जाए, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि आपको क्वालीफाई करना है सिर्फ। दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर स्कोर। तो अपने अकॉर्डिंग अपने वीकनेसेस को समझ के अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करें, उसका वेटेज देखें और फिर उस चीज़ को नोट्स तो सर बहुत अवेलेबल है मार्केट में, नोट्स से एनसीईआरटी है, उससे फिर वो इस चीज़ को कवर करें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आए हैं, उससे वो उसको सॉल्व करें। 68वीं के बाद बीपीएससी के ट्रेडिशनल पैटर्न में बदलाव किया गया और उसके बाद जो है ऑप्शनल की जगह पर निबंध को लाया गया। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के रास्ते जो है निबंध से अब रिजल्ट बनता है 900 नंबर का जो मेंस का एग्जाम है। तो जीएस पेपर 1 में जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो 3 सेक्शन आपके आ जाते हैं, हिस्ट्री, करंट और डीआई। तो इसको आपने तैयार करने के लिए कौन-सी रणनीति अपनाई और कैसे कवर किया? सर एक चीज़ जो जीएस 1 में काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है वो ये है कि अगर आपका डीआई स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन फेच ग्रेट मार्क्स। डीआई इज़ समथिंग जहाँ पे यू कैन लिटरली स्कोर 72 आउट ऑफ 72। तो सर सबसे पहले मैंने उस पे फ़ोकस किया। मैं क्लासेस क्लासेस वर वो क्लासेस अपनी जगह पर थे बट डेली शाम में मैं डीआई को कम से कम 2 डीआई सॉल्व करता था ताकि उसमें 72 आउट ऑफ 72 इंश्योर कर सकूँ। ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके, आधे घंटे के अंदर सॉल्व कर सकूँ दोनों डीआई को। और उसके अलावा सर हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया के दिए सारे जो नोट्स थे, रिटन नोट्स, उसी को फ़ॉलो किया। उस अकॉर्डिंग जो सेक्शनल टेस्ट्स होते थे वीकेंड्स पे वो टेस्ट्स को टाइमली देता था। सर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, तो डिसिप्लिन के साथ टाइमर ऑन करके टेस्ट देता था, फिर टाइम होते ही टाइम ऑफ करता था। सर मैंने पापा और मम्मी को भी कह रखा था कि अगर गलती से मैंने टाइमर को डिसओबे किया, तो आप आके मेरा पेपर छीन लेना कि 3 घंटे हो गए। तो इस तरीके से सेक्शंस दिया, नोट्स एडुटेरिया से पढ़ा, बस चलते रहा, मेंस हो गया। जीएस पेपर 2 के बारे में कहा जाता है कि पेपर थोड़ा-सा लेंदी होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस एंड टेक। तो एक सब्जेक्ट की उसमें एक विविधता देखी जाती है, तो उसको आपने कैसे तैयार किया? और कहा जाता है ऐसा कि उसमें नंबर ज़्यादा आता नहीं है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जीएस2 बहुत चैलेंजिंग आज भी लगता है मेरे को। अगर मैं आज क्वालीफाई हो भी गया हूँ बट आई फील कि जीएस2 इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी पर्सनली क्योंकि इट इज़ अ एक्सट्रीमली डाइवर्स सेक्शन। आप कितना भी पढ़ लो, हर क्वेश्चन में जो डिमांड है वो कहीं न कहीं वो आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर से है बट वो होता नहीं है क्योंकि जो कीवर्ड्स है वो बदले रहते हैं। और उसमें डीआई में क्या है जीएस1 में कि हमारे पास आधे घंटे में अगर उसको बना ली तो बाकी 2 सेक्शन के लिए समय होता है। बट जीएस2 में ऐसा नहीं है, तीनों सेक्शंस में हमें काफ़ी लिखना है। तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी भी स्कोरिंग अच्छी नहीं हुई होगी जीएस2 में मैं जानता हूँ। बट सर अगेन आई वुड से एडुटेरिया के नोट्स को बस मैंने पढ़ा क्योंकि टाइम भी कम था। वीकली टेस्ट दिया, सेक्शनल टेस्ट दिया और उसको बार-बार रिवाइज़ करता था। उसी के साथ एग्ज़ाम हॉल में गया। निबंध जब आया तो अंग्रेजी माध्यम के बारे में कहा गया कि एक तरीके से वो काफ़ी कठिनाई पैदा कर रहा है क्योंकि उसमें से जो 3 सेक्शन है, एक बिहार का निबंध आता है और वो जो यहाँ की देशी कहावतें हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए टैकल करना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि उसको अंग्रेजी में जो गाँव में, देहातों में पढ़ा हुआ है, उसको आप कैसे लिखेंगे? ये एक समस्या था। ये 68वीं, 69वीं में देखी गई। लेकिन इसके बावजूद जो है आपने इस चुनौती को स्वीकार किया और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो क्या निबंध में भी किस तरह से ख़ास करके जो बिहार के मतलब एक ऐसी कहावतें हैं जिसको वो तीसरे सेक्शन के तौर पर पूछते हैं और वो तो महत्वपूर्ण है 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का है, तो उसको आप कैसे टैकल करते थे? सर जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन शुरू किया तो इस सेक्शन से मुझे बहुत डर लग रहा था कि लोकोक्ति कैसे करूँगा इसलिए तो अलग से टाइम देना पड़ेगा, लोकोक्तियों को रटना पड़ेगा पहले, फिर उसके इंग्लिश वर्ज़न को समझ के लिटरेरी मीनिंग को समझ के फिर ऐसे लिखना होगा। लेकिन सर मैंने फिर इसका बेहतरीन तरकीब निकाला। सर एक विक्शनरी करके एक वेबसाइट है इंटरनेट पे, उसपे बिहार की लोकोक्तियाँ बहुत सारी दी हुई हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो मैंने मैंने हर दिन 20-20 मतलब 20-20 का सेट बना कर के उसको याद किया और मैं अपने पापा से, मम्मी से जाके डिस्कस करता था वो चीज़ें कि इसका मतलब ये है। क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़नी लोकोक्ति भी होते थे, तो डिस्कस करने में मज़ा आता था। फिर वो कैसे आस-पास होता है, उसको डिस्कस करते थे। तो ऐसे करते-करते वो कन्वर्सेशंस का पार्ट बन गया और आज मैं लिटरली कभी-कभी बात करते-करते वो लोकोक्तियों को प्रैक्टिकली बोल पाता हूँ कि अरे! ये तो ऐसे हो गया। क्योंकि सर इसको मैंने एक फन फॉर्म में लिया था। डेली 20 याद करता था, कन्वर्सेशंस में उसको अप्लाई करता था। तो सर मज़ा आने लगा इसमें। टू बी ऑनेस्ट अभी ये सबसे ईज़ी पार्ट लगने लगा है मुझे।
और चूँकि ये शुरू में काफ़ी ज़्यादा जो है ये चुनौती लग रहा था, लेकिन चूँकि आप रोज़मर्रा के जीवन में उसको इस्तेमाल कर लिए तो आसान लगने लगा। तो सबसे पहले एक और बात बताइए, आपकी जो पृष्ठभूमि है, कहाँ से हैं आप? सर मैं पटना से ही हूँ एंटायरली, मेरी एजुकेशन भी पूरी पटना से ही कंप्लीट हुई है, कॉलेज भी मैंने पटना से ही किया है। यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के आप छात्र यस, हैं। पटना से। अभी अभी आप क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में सर मैंने सर आई कैन से बीपीएससी एस्पिरेंट ही हूँ सर, एस्पायर कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा मैं बस एक स्टूडेंट हूँ। क्योंकि सर मेरी एज अभी 24 इयर्स है। मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1 साल पहले मेरी एनसीसी सी सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। तो सर फिर मैंने बीपीएससी की एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी की और बस अभी इतना ही है। बहुत लोग जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो हताशा थोड़ा-सा बढ़ने लगता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो मन में आता है कि पीजी कर लेते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो इन सब संभावनाओं पर आप विचार नहीं किए, पूरी ताकत जो है बीपीएससी की परीक्षा पर लगा दिए। सर एक काफ़ी वायरल एक मीम है, जो सब तरफ नहीं देखते वो एक तरफ बहुत शिद्दत से देखते हैं। तो सर मैंने हमेशा एक टाइम पर एक ही एग्ज़ाम को फ़ोकस किया, जो कि थोड़ा रिस्की भी है। सर जब मैं डिफेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता था, तो सिर्फ़ डिफेंस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करता था। सर जब मैंने मन बनाया स्विच करना है, तो फिर मैंने पूरी तरीके से मन बनाया, फिर मैंने सिर्फ़ बीपीएससी एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस किया। सर ये रिस्की है, बट अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ किया जाए, तो देर सवेर आप जिस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो, वो आपको मिलता है। तो एक बात बताइए कि अंत में एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने तैयारी शुरू किया होगा, तो कुछ तो मन में आया होगा कि क्यों तैयारी करना है? तो ये प्रश्न जो है क्या आया कि प्रशासनिक बदलाव करना है या पहली बार तो कोई ख़्याल आया होगा कि प्रशासन में आना है तो काफ़ी ज़िम्मेदारियों से भरा हुआ एक क्षेत्र है और काफ़ी काम भी होता है, कठिन काम है। तो आपको कैसे लगा कि हमको आना चाहिए प्रशासन में? सर, इसमें मैं बहुत नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि जो कठिनाई आने वाली है वो मुझे पता भी नहीं है अभी। मैं अभी सर्विसेज़ में जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ इस वजह से मैं मोटिवेटेड था वो ये था कि सर अभी तक की मेरे जर्नी में मैं जहाँ भी गया एनसीसी, कॉलेज ट्यूशन्स तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यू हैव सर्टेन क्वालिटीज़ जो कि अच्छी हैं, यू कैन ब्रिंग सम चेंजेज़। तो ये कॉमन लाइन के साथ ही सर मैंने सोचा कि अगर मुझे डिफेंस सर्विसेज़ के अलावा कोई बैकअप प्लान या जो इक्वली इम्पोर्टेंट करियर प्लान है वो चुनना है, तो क्यों ना ऐसी चीज़ चुनी जाए जहाँ पर मैं अपनी क्वालिटीज़ का यूज़ कर सकूँ। अब सर मैं उसको कैसे यूज़ कर पाऊँगा, ये तो सर मेरे आने वाली कठिनाइयाँ ही बताएँगी उस वक़्त। बट ये इकलौता वो कोर लाइन था सर कि जस्ट बिकॉज़ आई एम हैविंग सर्टेन क्वालिटीज़ व्हिच कैन ब्रिंग सर्टेन पॉजिटिव चेंजेस इफ आई डू इट विथ कमिटमेंट, आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस सर्विसेज़। सक्षम जी ने काफ़ी तार्किकता के साथ अपनी बात रखी और न उन्होंने सिर्फ़ अपनी बात रखी बल्कि एक व्यावहारिक बात भी बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, किस तरह से एडुटेरिया के शिक्षकों को के साथ मार्गदर्शन उनको मिला और कम उम्र में यानी कि सिर्फ़ 24 साल इनका उम्र हो रहा है, काफ़ी लंबा करियर है और उम्मीद करते हैं कि बिहार को एक अच्छा प्रशासनिक काम दें, अच्छा काम करें और आने वाले दिनों में हम आपके एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और बिहार सरकार को निश्चित ही आपके जैसा एक योग्य अधिकारी मिला है। हमारे साथ समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो मच सर।